टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि यूनिट नंबर 4 है हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, हमें क्या क्या देखने को मिलता है इस यूनिट में। तो यूनिट 4 जो है इसमें हम देखेंगे काफ़ी सारी जो टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स है उनके बारे में, जैसे कि हमारा इंटरव्यू स्किल्स हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या मेथड है, कुछ टिप्स भी आपको देने वाले हैं, और सेमिनार और कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे कैसी होती है, आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स कौन कौन से, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, और बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक एक करके देखने वाले हैं। और ये यूनिट भी हमारी सिर्फ एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगी और फ्री में इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो देखो यार, हम बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हम सबको इंटरव्यू के बारे में पता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले इंटरव्यू फिर भी क्या होता है और कौन कौन से स्किल्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंटरव्यू बेसिकली है क्या, ये दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरव्यूअर जो है कुछ सवाल पूछता है इंटरव्यू से, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होता है वो पूछता है, वो इसलिए पूछता है ताकि वो चेक कर पाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बेटर हो या फिर नहीं, क्या हमें आपकी ज़रूरत है या फिर नहीं। और इसी तरह जो इंटरव्यू है वो भी पता लगाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए है या फिर नहीं, और जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्या वो पर्पस मेरा फुलफिल होता है या फिर नहीं। तो देखो, जो सवाल पूछता है ना, जो अब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे जो सवाल पूछेगा वो होता है इंटरव्यूअर, और जो पर्सन है मतलब आप हो जिससे सवाल पूछे जा रहा है या फिर जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो होता है इंटरव्यूई। तो यही हमारी डेफिनेशन में लिखा है कि दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, मतलब इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ताकि वो एक दूसरे को देख पाए। क्या अगर कोई इंटरव्यूई है तो उसको पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये फर्म जो है मेरे काम की है या फिर नहीं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है या फिर जितना मुझे पैकेज चाहिए वो यहाँ से मिल सकता है या फिर नहीं। और इसी तरह जो इंटरव्यूअर है वो जज करता है उस इंटरव्यू को, क्या ये हमारे काम का है या फिर नहीं। शायद आप इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे, एक बार रीड करेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरव्यूज़ का, तो इंटरव्यूज़ का देखो हमारा, हम इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाने के लिए जाते हो, तो उस वाले इंटरव्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसी के ओरिएंटेड हमारा पूरा एक कंटेंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं इंटरव्यूज़ के, तो एक ऑब्जेक्टिव सबसे मेन तो यही है कि एक पर्सन को सेलेक्ट करना इस एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हो तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए अगर किसी कंपनी को कोई बंदा चाहिए तो उसको हायर करना है तो वो उसका इंटरव्यू लेंगे, या फिर किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए उनको चाहिए, रिक्रूट कर रहा है तो वो आपको चेक करेंगे, आपकी स्किल्स वगैरह चेक करेंगे, तो आपको सेलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू कराया जाता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि किसी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करनी है तो इंटरव्यू करा जा सकता है, या कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो इंटरव्यू कराया जा सकता है। जैसे कि आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप उस कंपनी का यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हो, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन का कलेक्शन भी होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है, और कंसल्ट करने के लिए भी होता है, मतलब एडवाइस वगैरह यहाँ पर दी जा सकती है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इंटरव्यूज़ का हो सकता है। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आप लोग खुद से लिख सकते हो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू किस किस तरीके से परफॉर्म किए जा सकते हैं उस बेसिस पर हमारा इंटरव्यू के टाइप्स हमने यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है वो प्री डिसाइड होता है, कुछ क्वेश्चंस मतलब पहले से लिस्ट तैयार कर लेता है कि ये हमें सवाल पूछना है अपने इंटरव्यू से। तो यहाँ पर ये पूरा पैटर्न फिक्स रहता है कि पहले हम ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, फिर ये कराएंगे, तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड रहता है, वेल प्रिपेयर्ड रहता है। उसके बाद आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो इसमें क्या होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, पहले से कुछ भी डिफाइन नहीं रहता है, कोई यहाँ पर रूल्स या फिर यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बना रहता है कि हम पहले ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, फिर इसके बाद ये परफॉर्म कराएंगे। नहीं, ये भाई साहब डायरेक्टली सवाल पूछते हैं, जो भी फ्लो में चल रहा है, बहती गंगा में जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ चले जाता है। कोई सवाल पूछा, उस सवाल के अंदर कोई और सवाल के जवाब आ गया, फिर उसमें से अंदर से कुछ सवाल पूछा, मतलब ये कुछ भी ऐसा पहले से डिफाइन नहीं रहता कि हम ये ही स्पेसिफिक पूछेंगे या फिर इस सवाल के बाद ये सवाल पूछेंगे या फिर ये चीज़ करेंगे। ये रैंडमली होता है, कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है, और ये कुछ कुछ फॉर्मल जो रूल्स होता है उसको फॉलो भी नहीं करता है। और उसके बाद आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। तो स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है, इसमें प्रेशर दिया जाता है एम्प्लॉय को,
एम्प्लॉय तो अभी हुआ नहीं, वैसे इंटरव्यू ही बोलना सही रहेगा। तो जो भी इंटरव्यू देना आया है उस पर ये स्ट्रेस दिया जाता है, कोई सिचुएशन दी जाती है कि इसको बताओ कैसे आप करोगे, या फिर रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एकदम से सवाल पूछे जा सकते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल पूछे जा सकता है, और ऐसे सिचुएशन दी जा सकती है जो कि स्ट्रेस उस पर क्रिएट करे, प्रेशर उस पर बने। तो ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि अगर हम इसको हायर करते हैं तो क्या ये प्रेशर वाले सिचुएशन में सही से परफॉर्म कर पाएगा या फिर नहीं, तो इसलिए स्ट्रेस इंटरव्यू भी परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आता है 1-to-1 इंटरव्यू या फिर इंडिविजुअल इंटरव्यू। तो इसमें क्या होता है, इंटरव्यू एक होता है और इंटरव्यूअर भी एक होता है, मतलब टोटल 2 पीपल होता है इसमें, और एक तो इंटरव्यू लेगा और एक इंटरव्यू देगा। तो 2 के बीच में जो होता है वो 1-to-1 इंटरव्यू होता है। और इसी तरह ग्रुप इंटरव्यू होता है या फिर ग्रुप डिस्कशन बोल सकते हो। तो ग्रुप डिस्कशन आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इन्वॉल्व होता है और उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, स्पेसिफिक टास्क नहीं, एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है जिस पर उनको डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर ये बैठ के जज करते हैं कि कौन सवाल को जो है सही से जवाब दे पा रहा है, किसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, क्योंकि ऑन द स्पॉट उनको सोचना पड़ता है कि हमें इसका आंसर कैसे देना चाहिए, क्या किस तरह से कन्वर्सेशन करनी चाहिए। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी टेस्ट करी जाती है और किस तरह की उनकी सोच है वो भी पता चलती है, किस तरह के उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो पूरा जज करा जा सकता है ये किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह की इसकी नॉलेज है और किस तरह से ये काम कर सकता है। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाता है। फिर आता है पैनल इंटरव्यू। तो पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, तो यहाँ पर इंटरव्यूवर्स जो होते हैं वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा होते हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हो सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों के वो एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो इंटरव्यू जो होगा, जो कैंडिडेट होगा वो एक होगा, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी कंडीशन में। लेकिन अगर एक मान के चले तो उनसे सवाल पूछने वाले काफ़ी सारे होते हैं जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है, वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है, कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे इंटरव्यूवर्स इस केस में होते हैं। इसके बाद आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो इस इंटरव्यू में डायरेक्टली टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू लिया जाता है। टेलीफोन से मतलब है कॉल के थ्रू वॉइस कॉल करी जाती है और उस वॉइस कॉल में सब कुछ पूछा जाता है, सवाल जवाब। तो इसमें जो है काफ़ी टाइम भी सेव होता है, ना तो कहीं जाना पड़ेगा, घर से आप इंटरव्यू दे सकते हो, और काफ़ी कॉस्ट भी आपकी बचने वाली है, चाहे वो ट्रैवल कॉस्ट हो या फिर किसी भी तरह की कॉस्ट हो। और एक लास्ट इंटरव्यू टाइप है वो है वीडियो इंटरव्यू। देखो ये 8 ही यहाँ पर लिख रखा है, इसके अलावा भी हो सकता है, तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 8 जो है वो मोस्टली होते हैं। तो वीडियो इंटरव्यू में क्या होता है, इसमें वीडियो कॉल पर इंटरव्यू होता है। तो इसमें क्या करा जाता है, इसमें काफ़ी सारी कॉस्ट भी बच जाती है और फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है वो भी हो जाता है। कैंडिडेट का पता चल जाता है किस तरह का उसका ड्रेसिंग सेंस वगैरह, ये भी पता चल जाता है, उसका बोलने का तरीका, उसके एक्सप्रेशन, उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी वहाँ पर देखा जा सकता है, किस तरह के उसके जेस्चर्स है, किस तरह के फेस एक्सप्रेशंस हैं, और बाकी सब चीज़ें भी जज करी जा सकती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी बचती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बचेगी, और यहाँ पर टाइम भी सेव होता है दोनों का, इंटरव्यूवर का भी और कैंडिडेट का भी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, काफ़ी जल्दी ये इंटरव्यू जो है परफॉर्म किया जा सकता है। अब कुछ देखते हैं इंटरव्यू की स्किल्स जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। जब भी आपको इंटरव्यू देने जाते हो तो यहाँ पे इन स्किल्स का ध्यान रखना है, या फिर बोल सकते हो ये कुछ टिप्स दे रखे हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो भी आप कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो सबसे पहले उसकी रिसर्च करो, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करो कि वो कंपनी कब बनी थी, उसका क्या विजन है, क्या मिशन है उसका, और वो क्यों यहाँ पर कैंडिडेट्स को हायर कर रही है। उसकी वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हो, काफ़ी ईजी है, न्यूज़पेपर में चेक कर सकते हो कैसे इस कंपनी की पहले परफॉर्मेंस रही है और वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि आप हायर तो हो गए लेकिन वहाँ पर जो पहले से एम्प्लॉय है वो काफ़ी परेशान है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप उस कंपनी से रिलेटेड पहले ही रिसर्च करके रख लो, ताकि अगर इंटरव्यू के टाइम वो अपने कंपनी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे तो आप उसको एकदम से जवाब दे पाए, या फिर आप पहले से डिसाइड कर लो कि इस कंपनी का मुझे इंटरव्यू देना है या फिर नहीं। और इसी तरह आप जॉब का डिस्क्रिप्शन पहले से एनालिसिस कर सकते हो, वही कि कितना पैकेज है, कितना आपको सब कुछ कट वटने के बाद आपको मिलेगा, और जो जॉब आप करने वाले हो उसमें क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, क्या वो स्किल्स या फिर वो टैलेंट है या फिर नहीं आपके पास उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हो। ब्रश अप योर बेसिक्स। तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि अपने बेसिक्स को जो है वो काफ़ी अच्छा करो, क्योंकि
जो बेसिक्स होंगे उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वो भी काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि फंडामेंटल्स होते हैं। तो अपने फंडामेंटल्स को जो है वो आप उसको ब्रश करो, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो और बी पंचुअल। अगर आप इंटरव्यू के टाइम पर ही लेट जा रहे हो तो वो समझ जाएंगे कि ये इतने इम्पोर्टेंट टाइम पर लेट आ रहा है, वो आगे जाकर अगर इसको हायर करते हैं तो वो हमारे वर्क प्लेस पर जो है टाइम पर नहीं आएगा। तो इससे काफ़ी बैड इंप्रेशन पड़ सकता है और हो सकता है आप पहले रिजेक्ट हो जाओ। तो बी पंचुअल, सही टाइम पर आपको जाना चाहिए जो भी इंटरव्यू के लिए आपको दिया गया है। और अगली चीज़ है बी अटेंटिव। तो आप जो है एक्टिव लिसनिंग करिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है और आप कहीं सपनों में खो रहे हो और आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैसेज का वेट कर रहे हो किसी के, या फिर ब्रेकअप वगैरह हो गया। तो यार इस चीज़ का नहीं सोचना, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है और फिर उसका आंसर देना है। और इसी तरह स्पीक क्लियरली। अब ऐसा नहीं है कि आप करके जवाब दे रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलना आपको। जो आपके बोला जा रहा है उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो आप बोल रहे हो वो एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो या फिर घबराहट में बोल रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी आप आंसर दे रहे हो वो ऑनेस्टली दीजिए और क्लियरली देना है आपको। और अगली चीज़ है मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज। आपको अच्छी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करके रखना है। आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। आई कांटेक्ट सही से मेंटेन, मतलब ऐसा ताड़ना वाला नहीं, मतलब अच्छे से, समझ रहे हो। और फिर इसके बाद जो है आपको ये देखना है कि कब और क्या आपको बोलना है। ऐसा नहीं है कुछ आपसे पूछा जा रहा है तो आप उसके बीच में ही बोलने लगे हो या फिर इनफॉर्मल आंसर्स देने लगे हो। तो क्या चीज़ बोलनी है वो एक बार पहले सोच समझ के बोलना, और कब बोलना है उस चीज़ का भी ध्यान रखना। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा जा रहा है वो आप बता सकते हो। और डोंट वेस्ट टाइम। आप अपना और इंटरव्यूअर का दोनों का टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि उनको भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लेने हैं और टाइम किसी के पास भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो फालतू की इधर उधर की बात नहीं करनी है, डायरेक्ट आंसर देना है और टाइम दोनों का सेव करना है। अगली चीज़ है मेंटेन योर स्ट्रेंथ। तो आप कॉन्फिडेंट रहो और इंफॉर्मेटिव रहो। जो भी आप आंसर दे रहे हो एकदम सही से, एकदम कॉन्फिडेंट होकर आंसर दो। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है, जो भी आपको आता है, उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो। मतलब आपको दिखना चाहिए कि आप एनर्जेटिक हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। अब ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी एरोगेंट होकर बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अपने स्ट्रेंथ को जो है वो एक पॉजिटिव वे में दिखाना है, कॉन्फिडेंट होकर आपको आंसर्स देना है और स्टे मोटिवेटेड, आपको मोटिवेटेड रहना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, शो ग्रेटिट्यूड। जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो जाते टाइम आप उनको थैंक यू बोलो, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती टाइम आपको दिया है। और आप जाते जाते अपना पॉजिटिव एटीट्यूड देकर जाइए ताकि उनको लगे कि ये काफ़ी अच्छा बंदा था। अब क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू फेल हो सकता है। हो सकता है आप काफ़ी एरोगेंट हो चुके थे इंटरव्यू के टाइम, या फिर आपको नॉलेज नहीं थी अपने सब्जेक्ट की, या फिर आपने आंसर्स क्लियरली नहीं दिए, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर नहीं थी, स्किल्स नहीं थी। तो इस तरह के कुछ और भी काफ़ी सारे रेस्पॉन्सिबल्स हो सकते हैं आपके इंटरव्यू के फेलियर होने के लिए। और इसी तरह के आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो यहाँ पर कुछ बेसिक टिप्स वगैरह दे रखी है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी और चीज़ें लिख सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ना जो है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो कभी भी इनफ नहीं है। कोई बुक पढ़ रहे हो वो कभी भी आपके लिए इनफ नहीं हो सकती। ये नोट्स है वो आपके लिए कभी भी इनफ नहीं हो सकते हैं। आप जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो उतना कम होगा आपके लिए, और अपने नोट्स में जितना ज़्यादा कंटेंट ऐड करोगे वो उतना ही कम होगा। तो इस तरह की चीज़ें समझ रहे हो ना, तो अपने हिसाब से भी नोट्स में चीज़ें ऐड करते रहा करो। और भी बाकी सोर्सेज से आपको दिखता है, रिसोर्सेज से दिखता है, वहाँ से आप रीड कर सकते हो। अब यहाँ पर है कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव करो। अगर आपको कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, कोई किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर आप उसमें लिखते हो अपने सीवी में कि मुझे पाइथन अच्छे से आती है, या फिर जावा अच्छे से आती है, सी प्लस प्लस अच्छे से आती है, कोई भी लैंग्वेज आपने लिख रखी है कि मुझे अच्छे से आती है, तो आपका मतलब है कि आपसे कि कोई सा भी सवाल पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाओ। अगर आपने कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखी है या फिर कोई पर्टिकुलर स्किल्स लिखी है कि मुझे ये काफ़ी अच्छे से आती है, तो आपको उसकी अच्छे से नॉलेज भी होनी चाहिए। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, जो भी आपने लिखा है उसकी अच्छे से नॉलेज इकट्ठी करो, अगर आपको नहीं है, अगर आपको उसको लिखना है तो। और अगली चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के और जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है उसको सही से जानो, कैसी वो कंपनी है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका कैसा सिस्टम है।
और अपना सीवी जो है वो एक अच्छे से तैयार करो और अपने आप को अच्छे से जानो, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या क्या है, आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, और अपना इंट्रोडक्शन पहले से रेडी करके रखो, क्योंकि ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए अपनी स्ट्रेंथ बताओ या फिर अपनी वीकनेस बताओ या फिर अपना करियर ऑब्जेक्टिव्स बताओ, तो आपको सोचना ना पड़े, आपको पहले से पता होनी चाहिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है आपसे रिलेटेड जो है वो आपको पहले से रेडी करके रखनी है कि जैसे मुझसे कोई पूछे और मैं डायरेक्टली आंसर दे पाऊँ। और आपको ड्रेस जो है वो काफ़ी प्रॉपरली करना है। और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यू में वो काफ़ी कॉमन होते हैं, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड वी हायर यू, वाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी, What do you know about our company? Why do you want to join us? तो इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आप पहले से रेडी कर सकते हो, जो भी आपके एचआर राउंड या फिर टेक्निकल राउंड में पूछे जाए। तो पहले से कुछ क्वेश्चंस आप ढूंढ सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और किस तरह से उनको आंसर देना चाहिए आपको। तो इस तरह की प्रिपरेशन आप पहले से करके रख सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, तो देखो यार, मैं हर वीडियो में बताता हूँ और आप लोग फुल वीडियो नहीं देखते हो, शायद आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो। फिर से बता दूँ, इस यूनिट के नोट्स मैंने कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कर रखे हैं। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे ऐसे पेज पर आ जाओगे यूनिट 4 पर, यहाँ पर डाउनलोड बटन दिखेगा, डाउनलोड यूनिट 4। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये आपकी यूनिट के नोट्स जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे, पासवर्ड आपसे एंटर करने के लिए बोलेगा, और हर यूनिट का अलग पासवर्ड है और डाउनलोड बटन के नीचे ही पासवर्ड है। जैसे इस यूनिट का पासवर्ड है कैपिटल L स्मॉल OVE। चाहे तो आप इसको कॉपी कर सकते हो या फिर देखकर डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा ये हमारे नोट्स खुल जाएंगे। तो अब देखते हैं जीडी, ग्रुप डिस्कशन। तो इसे ग्रुप डिस्कशन को प्यार से जीडी बोलता है। तो जीडी क्या है? एक ओरल कम्युनिकेशन है जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं और एक ग्रुप बनाकर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो ये जनरली जो है इंटरव्यू के टाइम पर ये कराया जाता है, कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए कराया जाता है, ताकि वो फिल्टर आउट कर पाए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी नहीं है, उनको हटाने के लिए इस ग्रुप डिस्कशन को परफॉर्म किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये लगभग 5 से 10 लोग होते हैं एक ग्रुप में, या फिर ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आइडियली 5 से 10 रखता है और पर्टिकुलर टॉपिक दे देता है और देखता है वो किस तरह से उस टॉपिक पर बात कर पाते हैं, उनमें किस तरह से चीज़ें वो हैंडल करते हैं। तो ये सब चीज़ें आगे आपको और डिटेल में पता चलेगा, और आपको आई थिंक इसके बारे में आपको पहले से पता भी होगा। तो इम्पोर्टेंस क्या है ग्रुप डिस्कशन की? तो ग्रुप डिस्कशन जो हम कराते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे हमारी एक तो नॉलेज बढ़ती है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। जैसे कोई टॉपिक दिया तो उससे रिलेटेड हमें काफ़ी सारी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे आंसर्स मिलेंगे, काफ़ी सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में पता चलेगा। तो ओवरऑल हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज होती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, हम जो है और इन डेप्थ में थिंक कर पाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पता तो आगे इसी यूनिट में टॉपिक है, उसमें आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। और क्वेश्चंस पूछने के लिए हमारे पास एक एबिलिटीज़ आ जाती है कि हम किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आस्किंग की स्किल्स हमारी इंप्रूव हो जाती है। और इसी तरह काफ़ी सारे हमें भी क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब यार हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। मतलब ग्रुप डिस्कशन में कोई अगर आपसे सवाल पूछता है, कोई टॉपिक पर कुछ सवाल पूछा जाता है, तो हमें पता चलता है कि यार हमने इससे रिलेटेड कभी पहले नहीं सोचा था। तो आपके सामने भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, हमारी लीडरशिप की स्किल्स भी इंप्रूव होती है, और हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और जो भी हम ग्रुप डिस्कशन में करते हैं तो इससे हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता चलता है, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने का भी वे बन जाता है। अब यहाँ पर कुछ डूज एंड डोंट्स है जीडी के लिए। क्या चीज़ आपको ग्रुप डिस्कशन के टाइम पर करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन के टाइम। तो डूज में जो है कुछ चीज़ें लिख रखी है, इसके अलावा और आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, वो आप अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप सबसे पहले तो टॉपिक या फिर जो भी इशू है उसको सही से डिफाइन करो, क्या टॉपिक है, क्या
किस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और एक टिप देना चाहूँगा कि अगर ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई टॉपिक दिया गया है और आपको उसके बारे में कुछ पता है तो आप सबसे पहले बोलना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे लोग उस चीज़ के बारे में बोल दें और जब आपका बोलने का नंबर आए तो जो चीज़ आप बोलने वाले थे वो सब लोग बता चुके हैं और आपके पास अब कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप बोल लो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि एरोगेंट नहीं होना आपको, और आपको एग्रेसिव नहीं होना है जब भी आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बोलना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, आपको जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, काफ़ी अच्छे से बोलना है और अपनी टोन का जो वो यूज़ करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही मोनोटोन में बोल रहे हो, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ करो और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी सुनो। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ही देखे जा रहे हो, दूसरे का भी सुनो, क्या पता आपको उससे कुछ और आइडिया मिल जाए या फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए आपको कोई और पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए जिससे आप यूज़ कर सकते हो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और स्ट्रेंथ दे सकते हो, उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और कुछ लोग बोलते नहीं है तो उनको भी, अगर आपके ग्रुप डिस्कशन में कोई मेंबर है जो नहीं बोल रहा तो उसको भी एनकरेज करो और भाई बोलो। मतलब ग्रुप डिस्कशन बोलने के लिए बना है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं बोलना है, कम भी नहीं बोलना, अच्छे से बोलना है। ऐसा ना हो, मीम नहीं चलता कि इंट्रोवर्ट हूँ, कंडक्टर से बोलना भूल गया कि मुझे उतरना है, भूलना नहीं मतलब मैं कंडक्टर से नहीं बोल पाया कि मुझे उतरना है और मैं आगे चला गया। इसी तरह का और है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इसलिए पढ़ाई नहीं करता। अगर मैं टॉप कर दिया मैंने तो ट्रॉफी लेने जब जाऊँगा तो स्टेज पर कौन बोलेगा। तो ऐसा ना हो कि भाई आप इंट्रोवर्ट हो, ग्रुप डिस्कशन में आप चुपचाप बैठो और आप फिर जीडीसी राउंड से ही बाहर हो गए और बाकी आपके अंदर काफ़ी स्किल्स थी। ऐसा नहीं है, ग्रुप डिस्कशन में बोलने के लिए होता है, तो आपको अच्छे से बोलना है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग आपको काफ़ी अच्छे से करनी है और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का भी यूज़ करना है आपको। और कोई बोल रहा है, आपको लगता है कि यार उसको मुझे रोकना है, तो आप उसको काफ़ी पोलाइटली उसको रोक सकते हो। और कुछ भी आप कंक्लूजन पर जाने से पहले आप उसको एक बार समराइज कर दो बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना चाह रहे हो तो पहले बाकी लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको समराइज करो, ताकि फिर आप जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने लाओ तो बता सको कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ऐसा है। तो बाकी कंपैरिजन हो पाए पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, तो इसलिए बाकी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी आप एक बार समराइज कर दो और काफ़ी ब्रीफली चीज़ों को बताओ। और क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बोलना होता है तो आप थोड़ा चीज़ों को थोड़ा ब्रीफ रखो, पॉइंट टू पॉइंट रखो। अब इसी तरह डोंट्स है, मतलब जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन के टाइम पर। तो जब भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बता रहे हो उसको काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन करो। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में बता रहे हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। और ऐसा नहीं है कि आप डोमिनेट कर रहे हो डिस्कशन में, ऐसा नहीं है, सबको बोलने का मौका दो। ऐसा नहीं खुद ही बोले जा रहे हो और दूसरों को मौका नहीं दे रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे डिस्कशन को अपने ऊपर ही ले लो, बाकी सब लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बराबर बराबर सबको मौका देना चाहिए। और कुछ भी ग्रुप डिस्कशन में अपने पर्सनल रिमार्क्स मत देना। तो चीज़ें जो चल रही है उसको वैसा चलने दो, उसमें अपना पर्सनल टच मत देने की कोशिश करना। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। और डायरेक्टली कंक्लूजन पर जंप नहीं करना, पहले जो डिस्कशन चल रहा है, जो भी आप कंक्लूजन बताने वाले हो उससे पहले उस चीज़ को अच्छे से बताओ, क्या चीज़ है वो, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, मतलब सब कुछ डिटेल में बताओ, फिर बाद में कंक्लूजन पर जाओ। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एंड पे चले गए कंक्लूजन बताने लगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली बोले जा रहे हो काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो थोड़ा सांस भी लेना चाहिए, मतलब दूसरे को बीच में बोलने का मौका दो, फिर बाद में आप बोल लेना। तो कंटिन्यू नहीं बोलना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी वॉइस को काफ़ी हाई पर बोल रहे हो, बाकी सब थोड़ा मीडियम में बोल रहे हो और काफ़ी आप चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो, या फिर आप काफ़ी स्लोली स्लोली बोल रहे हो। इंट्रोवर्ट वाली बात याद आ गई मुझे। तो जिस टोन में चल रहा है बाकी सबके जैसा चल रहा है वैसे टोन रखो। ऐसा नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला कर बात करो, बाकी सब नॉर्मल बोल रहा है या फिर सब नॉर्मल बोल रहा है और आप बिल्कुल धीरे धीरे आपकी आवाज़ भी दूसरे तक नहीं पहुंच रही है। और मोनोटोन मत रहो, मतलब अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ करो। जिस चीज़ पर एम्फेसिस देना है, जिस चीज़ पर आप जो भी आप बात बोल रहे हो, किसी पर्टिकुलर वर्ड पर या फिर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस पर आप कुछ हाईलाइट करके बोलना चाहते हो, तो उसको अपनी वॉइस का यूज़ करो, उसको एम्फेसाइज करके बोलो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टोन में बोलो कि मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूँ और मेरा ये इस बात पर कहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कभी आवाज़ थोड़ी
ऊंची करके बोलना है, कुछ थोड़ा नीचे करके बोलना है, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज़ के साथ खेलो। जितना आप आवाज़ के साथ खेलोगे उतना अच्छा आपका इफेक्ट पड़ेगा, उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिख रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि डेटा को कलेक्ट करना। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करते हो तो ग्रुप डिस्कशन में आपको काफ़ी सारा डेटा जो मिलता है। आप खुद जब बोलते हो तो आप भी खुद थोड़ी कुछ रिसर्च करते हो, अगर आपको पहले से टाइम दिया गया है, या फिर सामने से आपको काफ़ी सारा डेटा मिलता है और आपको काफ़ी सारे फ्रेश आइडियाज़ भी मिलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पर काफ़ी सारे लोग अगर उस चीज़ पर बात करेंगे तो आपको काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ भी मिलेंगे। अगर आप उस टॉपिक पर खुद सोचेंगे तो सिर्फ आपके माइंड में जो आइडिया आएगा वही आपको पता चलेगा। लेकिन जब काफ़ी सारे लोग उस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं तो आपको उनकी तरफ से भी आइडियाज़ मिलते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से। और एक चीज़ और है, अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो काफ़ी सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलता है कि उनका क्या सोचना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर। और ग्रुप डिस्कशन इसलिए भी परफॉर्म किया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। या फिर जनरली ग्रुप डिस्कशन जो परफॉर्म किया जाता है आजकल जॉब सिलेक्शन के टाइम पर किया जाता है, ताकि काफ़ी सारी भीड़ आती है जब काफ़ी सारे लोग उसके लिए इंटरेस्टेड होता है, कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए, कोई पर्टिकुलर सीट के लिए। तो काफ़ी सारे लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें से फ़िल्टर आउट करने के लिए जो नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको हटाने के लिए भी जीडी परफॉर्म किया जाता है, ताकि उन लोगों को उन लोगों को हटाने में हेल्प कर सके जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। तो जीडी जनरली इसलिए भी परफॉर्म किया जाता है हायर करने के टाइम पर, या फिर एडमिशन के टाइम पर भी किया जाता है। अगर काफ़ी सारे लोग किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो उनको भी फिल्टर करने के लिए जीडी परफॉर्म किया जा सकता है। अब टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के। तो ग्रुप डिस्कशन काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है कि केस स्टडी बेस्ड ग्रुप डिस्कशन करा दिया जाए। इसमें क्या होता है, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनको एक केस स्टडी दी जा सकती है। मतलब एक प्रॉब्लम दी जा सकती है और बोला जाएगा कि इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन चाहिए, किस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन दे सकते हो। तो बेसिकली ये इसलिए परफॉर्म किया जा सकता है ताकि पता चल सके कि टीम वर्क ये लोग कैसा कर सकते हैं, टीम में अगर ये रहते हैं तो किस तरह से काम करेंगे और इनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी हो सकती है, किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए मेन पर्पस जो होता है वो टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग स्किल्स चेक करने के लिए होता है। और दूसरा जो होता है वो टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जा सकता है ग्रुप को और वो उस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो ये भी फर्दर डिवाइड हो जाता है टॉपिक बेस्ड वाला। तो सबसे पहले कंट्रोवर्शियल टॉपिक दे दिया जाए तो उसमें किस तरह से डिस्कशन होता है। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक इसलिए दिया जाता है ताकि वो चेक कर पाए, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी कोई ग्रुप मेंबर्स हैं, वो अपने टेम्पर को कैसे हैंडल करते हैं, कितना वो काम रहते हैं और कितने एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर वो डिबेट कर सकते हैं। मतलब एक तरह से ये डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है डिस्कशन, क्योंकि सबके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। तो उसमें एक तरह से वो झगड़ा करवाना चाहता है कि किस तरह से वो एक जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे सामने लाएंगे। और एक तरह से आर्ग्यूमेंटल स्किल्स भी यहाँ पर देखी जाती है। तो इस तरह की चीज़ें परफॉर्म कराने के लिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स दिए जाते हैं। जैसे कि ये टॉपिक्स हो सकते हैं ट्रिपल तलाक हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम हो गया इंडिया का, रिलीजन इक्वालिटी हो गया, और इस तरह के काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकते हैं। और इसी तरह नॉलेज बेस्ड टॉपिक दिया जाता है। इसमें क्या टॉपिक दिया जाता है, ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिसमें आपको थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाना चाहते हो या फिर अपनी बात को कहना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें देखा जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो, और अगर आपको पता नहीं है किसी टॉपिक के बारे में तो किस तरह से आप चीज़ों को ग्रैब करते हो। और इसमें एक टिप है कि अगर आपको टॉपिक दिया जाता है उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो उसको शुरुआत ग्रुप डिस्कशन की खुद मत करो, दूसरे को करने दो। जब वो दूसरा डिस्कस करेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है और इसके बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो वहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये टॉपिक हो सकते हैं जैसे कैट वर्सेस गेट एग्ज़ाम के से रिलेटेड टॉपिक दिया जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब का
दिया जा सकता है। तो उसमें हमें कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स वगैरह भी बताने पड़ते हैं, तो इसलिए नॉलेज हमें पहले से होनी चाहिए इन टॉपिक्स पर। और एक आता है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जो है, इसमें क्या करता है, इस तरह का टॉपिक दिया जाता है, अगर वो टॉपिक आप लोग सुनेंगे तो शायद आपको जो टॉपिक दिया गया है, तो या तो आपको वर्ड या फिर वो सेंटेंस ही समझ में नहीं आएगा कि क्या टॉपिक दिया है। अगर बाई चांस आपको समझ में आ भी गया तो फिर आप ये सोचेंगे कि इसके बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, अगर आपको टॉपिक दे दिया जीरो, अब जीरो से आप क्या समझेंगे। अगर आपने कुछ समझा फिर सोचेंगे कि मैं इस जीरो से रिलेटेड हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। और इसी तरह आपको दे दिया 1 and 1 make 11, तो आप फिर सोचेंगे कि यार इससे रिलेटेड हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इसलिए दिया जाता है कि आपकी क्रिएटिविटी चेक करी जा सकती है और आपकी थिंकिंग पावर चेक करी जा सकती है कि आप ऐसे टॉपिक पर क्या कैसे डिस्कशन कर सकते हो। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो देखते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, कि आप उस टॉपिक को कैसे डिस्कस कर सकते हो जिसके बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर पता नहीं चल रहा है। और आपकी यहाँ पर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों चीज़ चेक करी जाती है। अब देखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब अगला टॉपिक है सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो इसको हम काफ़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में। तो इसका आपको रीडिंग मटेरियल जो है यूनिट 2 और 3 में मिल जाएगा, और अंडरस्टैंड करना है, कुछ समझना है, तो वो भी आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 की वीडियो में मिल जाएगा। आई होप आपने वो वीडियोस देख रखे हैं और नोट्स भी आपने डाउनलोड कर रखे हैं यूनिट 2 और यूनिट 3 के। अब इसके बाद देखते हैं आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स। तो आर्ग्यूमेंटेशन होता क्या है, आर्ग्यूमेंट करना होता क्या है, आप लोग अच्छे से समझते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो आर्ग्यूमेंट हम करते हैं ताकि हम दूसरे को कन्विंस कर पाए। बेसिकली हमारा मेन मोटिव है दूसरे को कन्विंस करना। तो हम काफ़ी सारे रीजंस देते हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स बताते हैं ताकि हमारी बात पर विश्वास करा जा सके और हमारी बात को माना जा सके। तो बेसिकली हम अपनी बात को सामने रखते हैं और अपने आइडियाज़ को सामने रखते हैं और काफ़ी सारे रीजंस और फैक्ट्स देते हैं सपोर्ट करने के लिए, ताकि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और जो हम बात बोल रहे हैं उसका विश्वास करें। तो आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स जो है वो एक थॉट प्रोसेस होती है। अब कुछ डिवाइसेस देख लेते हैं आर्ग्यूमेंटेशन के, मतलब आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स के लिए ये कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि एनालिसिस करना। तो जो भी आप बोल रहे हो और जो भी आप चीज़ बता रहे हो उसको एनालिसिस करो कि आप जो बोल रहे हो, जो भी बात बताई आपने, फैक्ट्स बताए हैं या फिर कोई भी एविडेंस आप दे रहे हो, तो उसके एनालिसिस करो कि वो सही है या फिर नहीं, या फिर सामने से कोई कुछ चीज़ बता रहा है उसको पहले ठीक से एनालिसिस करो अपने फैक्ट या फिर अपना आर्ग्यूमेंट रखने से पहले, और उसी के अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन बनाने हैं और अजम्पशन तैयार करना है। तो पहले एनालिसिस करो, फिर बाद में आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है, चाहे वो एविडेंस देना हो या फिर कंक्लूजन आपको जनरेट करना हो या फिर अजम्पशन बनाने हो। और अगली चीज़ है कोहेशन और एम्फेसिस। तो कोहेसिव आप पहले भी रीड कर चुके हो सॉफ्टवेयर स्किल में भी और इसमें भी। मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हो, जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो या फिर कोई भी लॉजिक आप बता रहे हो या फिर कोई भी रीज़न दे रहे हो किसी आर्ग्यूमेंट में, और बाद में आप कोई दूसरा रीज़न दे रहे हो, तो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, सीरीज होनी चाहिए, उसमें एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं आपने कोई रीज़न दिया अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, फिर आप दूसरा रीज़न दे रहे हो तो वो आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, आपस में आपके सभी रीज़न जो है वो कनेक्टेड होने चाहिए लॉजिकली। और ये अगर आपका सब कुछ सही रहता है और लॉजिकली सारे रीजंस कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, तो आप जो है दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते हो। और जो भी आपका की आइडिया है, जिस चीज़ के लिए आप कन्विंस करना चाह रहे हो, जिस मेन टॉपिक पर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, अगर उसमें बीच में जो भी आप रीजंस दे रहे हो उसमें जो भी मेन पॉइंट है, मेन आपका की आइडियाज़ है, उसको एम्फेसिस करके बोलो, मतलब उसको थोड़ा अब बढ़ाकर बोलो, उस पर थोड़ा जोर देकर बोलो, ताकि आप जिस वजह से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो वो उस सामने वाले को समझ में आ पाए और उसको आप अच्छे से कन्विंस कर पाओ। और अब इसके बाद देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? तो ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी होती है जिसमें आप क्लियरली कोई भी चीज़ को थिंक कर सकते हो, मतलब अच्छे से सोच सकते हो, कितना डीपली आप सोच सकते हो, कितनी आपकी सोचने की क्षमता है वो देखी जाती है। जो भी आप सोचो उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न होता है, पर्टिकुलर लॉजिक होता है, मतलब आप रेशनली सोचते हो, क्लियरली सोचते हो, और जो भी आप सोच रहे हो उसका आपको
पता होता है कि आपको क्या करना है और किस चीज़ पर बिलीव करना है, और जो भी आपकी थिंकिंग चल रही है और जो भी आपके आइडियाज़ है उनके बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। मतलब ये है कि ये एक थिंकिंग एबिलिटी है, सोचने की क्षमता है, जिसमें आप किसी भी चीज़ को लेकर एक गहराई से समझते हो, किसी को क्लियरली समझते हो, उसके पीछे आपके काफ़ी सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे आप रीजंस होते हैं उस चीज़ को सोचने के पीछे, काफ़ी लॉजिकली आप किसी चीज़ को यहाँ पर सोचते हो। जब आप लॉजिकली और सोचते हो और रीजंस के साथ सोचते हो, क्लियरली सोचते हो, तो क्रिटिकल थिंकिंग होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन आगे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी जैसे हम आगे चीज़ों को देखते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो भी आप थिंकिंग करो किसी चीज़ को, आपको हो सकता है कोई कंक्लूजन निकालो, कोई आपको सॉल्यूशन निकालना हो किसी प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले तो आप ये देखो प्रॉब्लम क्या है या फिर क्वेश्चन क्या है जिसका आपको आंसर ढूंढना है, या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम क्या है, और जितना प्रिसाइज हो सके उतना प्रिसाइज रहो। मतलब जितनी छोटी आपकी प्रॉब्लम होगी उतना आप इजीली आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इतना इजीली आप उसको थिंकिंग कर सकते हो सकता है बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दो, चंक्स ऑफ प्रॉब्लम्स में आप डिवाइड कर दो, फिर उनके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालो, फिर उसको आपस में कंबाइन कर लो। दूसरा स्टेप है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको जो भी आपको डेटा चाहिए वो कलेक्ट करो। काफ़ी सारे डिफरेंट सोर्सेज से अगर आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो काफ़ी सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे। तो आपको ओपिनियन और डेटा कलेक्ट करना है। तीसरा स्टेप है कि एनालिसिस करो और इवेल्युएट करो डेटा को। जो आपका सोर्स है जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट करा है, क्या वो रिलायबल है या फिर नहीं, मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हो या फिर नहीं। आपने कहीं ऐसा तो नहीं उठा लिया कि भाई ऐसी किसी भी आपने यूट्यूब पर सर्च कर लिया या फिर कहीं ऐसी किसी ब्लॉग पोस्ट पर चेक कर लिया। तो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आपने डेटा कलेक्ट करा है या फिर नहीं, ये आप एनालिसिस करो। और जो भी आपने डेटा कलेक्ट करा है क्या वो इनफ है या फिर नहीं, और क्या वो जो भी आपकी हाइपोथेसिस है, जो भी आप सोच रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, क्या वो उस डेटा को सपोर्ट करता है या फिर नहीं, ये चीज़ आप एनालिसिस करो। फिर बाद में है स्टेप फोर्थ, वो है आइडेंटिफाई अजम्पशंस। मतलब ये है कि आपने जिस सोर्स से डेटा कलेक्ट करा है क्या वो अनबायस्ड था, और साथ में ये भी चेक करना है क्या जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे थे क्या आप खुद अनबायस्ड थे या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं आप खुद बायस्ड हो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो सॉल्यूशन जो निकलेगा वो भी बायस्ड निकलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अनबायस्ड सोर्स से डेटा कलेक्ट करो, खुद भी अनबायस्ड होकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। अगला स्टेप जो है वो है एस्टैब्लिश सिग्निफिकेंस। तो इसका मतलब ये है जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको चेक करो कि वो डेटा आपके लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं, और क्या वो सिग्निफिकेंट है भी या फिर नहीं। मतलब ये है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वो डेटा है या नहीं जो आप सॉल्व करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने इधर उधर की चीज़ें उठा ली और वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है ही नहीं, उसका कुछ लेना देना ही नहीं, तो आपकी सारी मेहनत ख़राब चली जा सकती है। तो ये चीज़ चेक करो, जो भी आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, तो जो भी आपने डेटा कलेक्ट करा है उसके सपोर्ट के लिए वो रिलेवेंट होना चाहिए या फिर नहीं। तो मतलब रिलेवेंट है या नहीं वो आपको देखना है। और लास्ट में आप डिसीजन या फिर कंक्लूजन पर रीच कर जाते हो लास्ट स्टेप में। तो हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारे आंसर्स आ सकते हैं या फिर कंक्लूजन आ सकते हैं। तो डिसाइड करो कि कौन सा ज़्यादा बेटर हो सकता है, कौन सा ज़्यादा सपोर्ट करता है उस प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन को, वो वाला आपका कंक्लूजन या फिर आंसर हो जाएगा। अब बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स कौन कौन सी हो सकती है वो देख लेते हैं। एनालिसिस की स्किल होनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग में, मतलब आपको कोई भी डेटा है उसको एनालिसिस करना आना चाहिए, कोई भी डेटा आपको कलेक्ट करना आना चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग करनी आनी चाहिए, उसकी नॉलेज जो है वो उसको प्रोसेस करना आना चाहिए, मतलब एनालिसिस की आपकी स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी स्किल जो है वो इंटरप्रिटेशन की है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। किसी भी अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है उसको सही से समझने की आपकी स्किल्स होनी चाहिए। और दूसरी स्किल जो है वो है इन्फरेंस की स्किल, मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर डेटा है वो सफिशिएंट और रिलायबल है या फिर नहीं, उस चीज़ की आपको स्किल्स होनी चाहिए। इवैल्यूएशन की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब आप जो है इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके बेस पर आप डिसीजन निकाल सकते हो या फिर नहीं, ये आपकी एबिलिटी या फिर स्किल होनी चाहिए। और भी काफ़ी सारी स्किल्स है, एक्सप्लेनेशन की स्किल्स होनी चाहिए, मतलब आपको अपनी जो भी फाइंडिंग है या फिर आपने जो भी रीजंस निकाला है, मतलब जो भी आपकी
कंक्लूजन या फिर आंसर है उसको दूसरों को समझाना आना चाहिए। ये आपकी स्किल होनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन की स्किल्स होनी चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर करना आना चाहिए, या फिर अपनी जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको चेक करते रहना चाहिए कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, आपकी थिंकिंग की पावर कैसी है, और अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करने की भी आपकी यहाँ पर एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, ताकि आप अपनी थिंकिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज देखो। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स भी होनी चाहिए। अब देखते हैं नुएंसेस कौन कौन से हो सकता है, मतलब कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहा है या फिर राइटिंग कर रहा है तो उसको करने के कैसे कैसे वेज हो सकते हैं। तो सबसे पहला एक्सपोजिशन। तो एक्सपोजिशन में क्या होता है, हम कोई भी हमारा कोई रीडर है तो हम चीज़ों को उस तरह से लिखते हैं ताकि हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए। तो मतलब मेन मोटिव होता है हमारा इसमें कि हम जो है रीडर को सही से एक्सप्लेन कर पाए, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है या फिर कोई चीज़ समझानी है वो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो मतलब उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें कोई प्रोसेस एक्सप्लेन करना है या फिर कोई रूल्स बताने हैं या फिर कोई बेनिफिट्स बताने किसी एक्टिविटी के। तो बेसिकली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है एक्सपोजिशन मेथड का यूज़ करते हैं। ये हमारा अक्सर बिजनेस या फिर टेक्निकल राइटिंग में यूज़ होता है, या फिर कोई प्रोसेस राइटिंग में यूज़ होता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज में यूज़ होता है, या फिर रिसर्च बेस्ड एसे लिखने में यूज़ होता है। अब इसके बाद आता है नरेशन। तो नरेशन में क्या होता है, नरेशन आपको पता ही होगा, नरेट करना। जैसे आपने कहानियाँ पढ़ी होगी या फिर कहानी सुनाई होगी, उसमें होता है कि एक जंगल में एक शेर रहता था, या फिर एक राजा था और एक रानी थी। तो इस तरह की कहानी जो है वो हम नरेशन में लिखते हैं, और इसमें हम काफ़ी सारा मसाला भी डाल सकते हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे। कोई अलग से हम इसमें फिक्शन चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम रीडर को जो है वो एक कोई भी राइटिंग करता है ताकि हम रीडर को बता सके एक पर्टिकुलर इवेंट जो कि हो चुका है। तो ये हमारा जनरली पर्सनल एसेस में हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर शॉर्ट स्टोरीज लिखने में, नॉवेल्स या फिर पोइट्री में यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या करता है, यहाँ पर जो है हम चीज़ों को डिस्क्राइब करके चलता है, मतलब हमारा मेन मोटिव होता है। जैसे नरेशन था, इसमें हम कहानी सुना रहे थे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हम उसी कहानी को इतने अच्छे तरीके से डीपली एक्सप्लेन करके चलते हैं, मतलब उसको डिस्क्राइब करके चलते हैं ताकि जो रीडर है उसको फील हो पाए, उस सिचुएशन को वो फील कर पाए कि कैसी वो जगह थी, कैसे वो लोग थे, क्या वो उस टाइम का क्या इवेंट था। वो पूरा इस तरह से हो जाए कि उनके माइंड में वो पूरी पिक्चर चलने लगे। जैसे कि वही कहानी है, एक एक जंगल में एक शेर रहता था, तो फिर उसमें बता दिया कि उस और एक राजा था, रानी थी, वो दोनों जंगल में गए। उस टाइम पर इतनी शांति थी कि उनके चलने की पैरों की आवाज़ें भी आ रही थी, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, और समय इतना हो चुका था कि रात में कोई चीज़ें दिख भी नहीं रही थी, इतनी रात हो चुकी थी। तो इस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब करना राइटिंग में वो हमारा डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। अब इसके बाद देखते हैं इफेक्टिव बिजनेस कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पर हम देखो यार, बिजनेस करते हैं तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ता है। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आप कम्युनिकेशन करो, डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करो। तो वहाँ पर किस तरह के आपके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करना, अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, अपनी लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करना है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं ताकि आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाए। तो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ ये स्किल्स बोल सकते हो या फिर कॉम्पिटेंस बोल सकते हो, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहला ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसमें आपको अच्छी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए और वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप किसी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए किस तरह से ग्रामर का यूज़ करना है, किस तरह की वोकेबलरी का यूज़ करना है, और आपको प्रोनाउंसिएशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है और उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है। तो आपको उसकी साउंड पता होनी चाहिए, किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से प्रोनाउंसिएशन उसकी होती है, वो सब कुछ आपको पता होनी चाहिए हर वर्ड की। और इसी तरह इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आपको डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मतलब इस तरह की स्किल्स भी होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को आप किस तरह से यूज़ करते हो, कोई भी आप बोल रहे हो या फिर कोई रिटर्न में आपका मतलब स्पीकिंग है या फिर रिटर्न है, उसमें आप वर्ड्स का कैसे यूज़ करो, सेंटेंसेस का किस तरह से यूज़ करो, मतलब लैंग्वेज के साथ आप किस तरह से खेलते हो, किस तरह से उसका बढ़िया और इफेक्टिव वे में यूज़ करते हो, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आप कोहेसिव और कोहेरेंट का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप कोई भी बातें बोल रहे हो तो
तो आपस में जो चीज़ें आप बता रहे हो, जैसे कि आपने एक सेंटेंस बोला फिर दूसरा सेंटेंस बोला, उनको आपस में आपको अच्छे से लिंक करना आना चाहिए, उनको कनेक्ट करना आना चाहिए ताकि एक लॉजिकल सीरीज बन पाए। तो आप कोहेसिव का यूज़ कर सकते हो जिसमें आप काफ़ी सारे कंजंक्शंस का यूज़ कर सकते हो, एडवर्बियल फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हो ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट कर पाओ। जैसे कि आपने कोई एक सेंटेंस बोला फिर उसको आप अलग तरीके से समझाना चाहते हो तो उसको बोलने से पहले आप बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स, और एज अ रिजल्ट का यूज़ कर सकते हो फॉर दिस। तो इस तरह के कुछ फ्रेजेस है जिनका आप यूज़ कर सकते हो और आपस में आपके सेंटेंसेस कनेक्ट हो पाएंगे, एक पूरा मीनिंगफुल आपकी स्पीच या फिर राइटिंग हो सकती है। और इसी तरह आप कोहेरेंट टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने बोला कि एयर पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा इट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हार्म्स एनवायरनमेंट। तो आपने इट का यूज़ करा, तो इट जो इंडिकेट कर रहा है वो एयर पॉल्यूशन का एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपस में पूरा सेंटेंस कनेक्ट हो गया। ये पहला सेंटेंस जो था वो दूसरे वाले से कनेक्ट हो चुका है इट का यूज़ करके। तो इस तरह से कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। और इसी तरह आपका आता है एक सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरीके से बातें की जाती है, डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेशन होता है, उनके भी कुछ बिलीव्स होते हैं। तो उनको आपको नॉलेज रखते हुए कम्युनिकेशन करना है कि स्किल आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चाइना में गए और चाइना में देखो कोई चीज़ें अच्छी होती है उनके लिए और कुछ चीज़ें उनके लिए बुरी होती है। हो सकता है उनके लिए जो बुरी है वो हमारे लिए अच्छी है और हम वैसे बात करें। एग्जांपल के लिए बता दो, जैसे किसी बाहर कंट्री में जाते हो, यूएस वगैरह में, आप किसी होटल में गए और आप होटल में गए, आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी, कोई एक फीमेल वेटर ने आपको कोई ड्रिंक ला कर दी, तो आपने उसको बोल दिया थैंक यू हनी या फिर थैंक यू बेबी। तो अब वो ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ इंडिया में आके बोलोगे, तो इंडिया में आके बोलोगे तो शायद भाई पंगा हो सकता है। तो इस तरह से आपको सोशल बिलीव्स का ध्यान रखना है कि उनके क्या कल्चर में अलाउ है, क्या कल्चर में अलाउ नहीं है। तो उस तरह से लैंग्वेज का अप्रोप्रिएटली आपको यूज़ करना है। तो लैंग्वेज के साथ साथ आपको कल्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ भी डिफरेंट कल्चर के लोगों से अगर आप बात कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और आपको पता नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड लोगों की थिंकिंग क्या है। तो हो सकता है आप उनसे एक बार पूछ सकते हो, मतलब ऐसे कि आप लोगों का क्या आइडिया है या फिर आप लोग क्या समझते हो इस चीज़ से या फिर आप लोगों की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो थोड़ा उनसे पहले एक आइडिया ले सकते हो, फिर बाद में अपनी बातें बता सकते हो। तो कम्युनिकेशन करते टाइम आपको दूसरों के रिलीजन और बिलीफ्स वगैरह का भी ध्यान रखना है, उनके कल्चर में क्या चीज़ अलाउ है और क्या चीज़ नहीं है। और इसी तरह स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, तो यहाँ पर ये एक स्किल होती है। अगर आप कोई डिफ़िकल्टी में हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या मतलब बीच में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कम्युनिकेशन करते टाइम हो सकता है कि आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करो, कोई आपको वर्ड जो है पर्टिकुलर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आप फंस गए। मतलब जैसे इंडिया में होता है, हम इंग्लिश बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है इंग्लिश बोलते बोलते कुछ चीज़ हम बताने वाले होते हैं लेकिन उसका माइंड में नहीं आता अचानक से कि यार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो। तो इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन जो आती है, कोई बीच में डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो इस चीज़ को आपको किस तरह से फेस करना है, किस तरह से हैंडल करना है, वो आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि मैंने वर्ड वाला एग्जांपल लिया, तो आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता चल रहा है तो आप उस वर्ड का यूज़ मत करो इंग्लिश में। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो हिंदी है और आप कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको उसका वर्ड का मीनिंग नहीं पता इंग्लिश में क्या होता है या फिर ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप उस वर्ड की जगह उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, डिस्क्राइब कर दो। जैसे कि आप मान लो आपको कुर्सी को कुर्सी नहीं यार, मान लो आप इंग्लिश में कुछ बोलना चाह रहे थे कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो आपको ध्यान नहीं आ रहा है इंटेलिजेंट को क्या बोल, मतलब हिंदी में आपको पता है कि इसको होशियार बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में क्या बोलना है, मतलब इसको मुझे होशियार बोलना है कि ये होशियार है, ही इज़, और आगे इंटेलिजेंट आपके माइंड में नहीं आ रहा कि क्या बोला जाए, तो उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि ही कैन डू एनीथिंग। तो ये बोल सकते हो, आपने पर्टिकुलर वर्ड की जगह उसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंट है। तो इस तरह के आप डिस्क्राइब कर सकते हो या फिर अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हो, सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो आप। तो इस तरह की कम्युनिकेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ड्यूरिंग, बिफोर या फिर आफ्टर, ये अकर हो सकती है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल आपका ना हो, तो आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको सही से यूज़ करना आना चाहिए। मतलब क्रिटिकल, मतलब अब ओवर एक्सप्लेन हो रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस क्या होता है। अब देखो काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पर, तो उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मतलब ये है कि आपको वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये कुछ टिप्स दे रखे हैं या फिर सॉल्यूशन दे रखे हैं जो कि प्रॉब्लम हो सकती है वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पर और नॉन वर्बल के टाइम पर। सबसे पहले वर्बल के हम देख लेते हैं।
तो पहली चीज़ तो ये, जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, वर्बल और नॉन वर्बल पहले तो आपको पता ही होगा क्या होता है। अगर नहीं पता एक बार फिर से एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन दो कैटेगरी के होते हैं आपके, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, भाषा का यूज़ करते हैं, और उसको हम भाषा का यूज़ करके ओरल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं मतलब, या फिर रिटर्न में कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं। नॉन वर्बल में जो है हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इशारेबाजी करके कम्युनिकेशन करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन का देख लेते हैं, मतलब जब हम बोलते हैं या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं या फिर ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर कुछ आपके यहाँ पे स्किल्स, या स्किल्स नहीं बोलना चाहिए, ये कुछ टिप्स दे रखी है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। तो पहली चीज़ यही है कि थिंक बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, और अपनी ऑडियंस को पहले समझो, कैसी ऑडियंस है, उसको क्या चाहिए, उस हिसाब से आप बोलो, या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन करो तो रिटर्न कम्युनिकेशन करो। बी क्लियर एंड कंसाइज। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब आप क्लियरली चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, क्लियरली कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, और कंसाइज मतलब थोड़ा ब्रीफली चीज़ों को रखो, और अपनी वोकल टोन को जो वेरी करो। मैं काफ़ी बार बोलता हूँ, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन करो, मतलब वॉइस को डिफरेंट डिफरेंट पिच पर लेके जाओ, डिफरेंट डिफरेंट। आप कोई भी सेंटेंस बोलो, या फिर कोई भी आपने कोई भी कुछ भी बोल रहे हो, तो आप उसको एक टोन में मत बोलो, मोनोटोन में मत बोलो। कभी अपनी पिच ऊंची ले जाओ, कभी नीची ले जाओ। जिस चीज़ पर एम्फेसिस देना है उसको जोर देकर बोलो, जैसे कि मैंने अभी बोला, जोर देकर बोलो। और मैं ऐसे भी बोल सकता, जो भी आपको बोलना है उसको जोर देकर बोलो। तो इस तरह से मोनोटोन में नहीं बोलना, एक टोन में नहीं बोला, उसको वैरी करके बोलो। कभी अपनी टोन को ऊंची ले जाओ, नीचे ले जाओ, ऐसा नहीं जबरदस्ती ले जा रहे हो, जबरदस्ती ऊपर नीचे कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जहां पर ज़रूरत है, जिस तरह की मॉड्यूलेशन चाहिए, उस तरह आप अपनी टोन को वैरी करो। और देखो, वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पर आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप बोल रहे हो, रिटर्न आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी अटेंशन दो। किस तरह से आपको हैंड जेस्चर्स यूज़ करना है, किस तरह से आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, वो उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बी एन एक्टिव लिसनर। जो भी आप सुन रहे हो, तो आपको पहले अच्छे से सुनना भी चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो फिर उस हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हो। मतलब डीपली सुनो उस दूसरे को, और डोंट इंटरप्ट, मतलब दूसरे को बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। पहले दूसरे की बात पूरी होने दो, फिर बाद में आपको बोलना है। जो भी आप बोल रहे हो वो कॉन्फिडेंट होकर बोलो, और सूटेबल आपको रेस्पॉन्स देना चाहिए जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। अब देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको कौन कौन से सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहली चीज़ है मेंटेन कंफर्टेबल आई कांटेक्ट। मैंने यहाँ पर कंफर्टेबल और ऐड करा है। अब ऐसा नहीं है कि आप लड़के हो और एक किसी लड़की से कम्युनिकेशन करो, उसकी आंखों में आंखें डाल के कंटिन्यूअसली, वो ताड़ना होता है। आप कंफर्टेबल आई कांटेक्ट करना है, कभी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हटा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है देखे जा रहे हो घूर के, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको एक अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो। फेशियल एक्सप्रेशंस का जो है उसका यूज़ करना चाहिए। आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, एक अच्छे फेस पर आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए। आप एक कम्युनिकेशन करो और हो सकता है आपने भाई पूरे आपके माथा चढ़ा हुआ, आंखें ऐसा कर रखी है, मतलब फेस आपने गुस्से में कर रखा है, या फिर बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे एक्सप्रेशन के साथ आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहिए। आपको अपना ओपन बॉडी पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हाथ के अंदर हाथ डाले हुए बात कर रहे हो, या फिर पॉकेट में हाथ डाल के, तो थोड़े ओपन होने चाहिए। अगर आप हाथ खुले रखते हो, हाथ के जेस्चर जो है वो खुले होते हैं, आपके हाथ बिल्कुल खुले हैं, बंधे हुए नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आप उसकी बात सुन रहे हो। और अगर आप बिल्कुल बंधी हुई बॉडी रखते हो, बिल्कुल हाथ टाइट करके रखते हो, हाथ के अंदर हाथ, या फिर पॉकेट में, या फिर इस तरह से, तो ऐसा लगता है कि आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हो। तो इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और पर्सनल स्पेस का भी आपको कंसिडर करना चाहिए। अब जैसे रिलेशन है उस हिसाब से आपको स्पेस भी मेंटेन करके रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी की छाती पर खड़े होकर आप कम्युनिकेशन करो, ऐसा नहीं है। अगर हाँ आपका भाई दूसरा रिलेशन है, तो छाती का कहीं भी कुछ नहीं, तो आप अपने पर्सनल स्पेस को चेक करो। अब जैसा आप किसी बिजनेस मीटिंग में गए हो, अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसके मुंह के आगे खड़े होकर कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वो आपको देखना है किस तरह का रिलेशन है, फिर उतना ही आस पास होकर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और अगली चीज़ है माइंड योर पोस्चर। अपना पोस्चर जो है वो ध्यान से रखना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए।
और सभी जो सिग्नल्स हैं, मतलब जो भी जेस्चर्स है उनको एक साथ देखो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी सिग्नल या फिर किसी जेस्चर को सिर्फ एक जेस्चर को देखकर जज करो, नहीं, पहले पूरा देखो क्या क्या जेस्चर्स थे, फिर उस हिसाब से जज करो चीज़ों को। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिखाने वाला हूँ, उससे पहले बता दो, देखो अब इसकी यूनिट 4 भी काफ़ी जल्दी आने वाली है, और भी सब्जेक्ट्स आने वाले, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के भी सब्जेक्ट्स चाहिए कमेंट करके बता सकते हो, वो भी आपको मिल जाएंगे, और भी काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल आने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, घंटा हिला देना, मतलब बजा देना, और वीडियो लाइक कर देना इस वीडियो में, और इस यूनिट में मज़ा आया है तो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिख रहा है यूनिट 4 के, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आप इसकी ई बुक डाउनलोड करेंगे तो आपको ई बुक में ये डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो मुझसे रोज मिलना चाहते हो तो मेरे के वर्ड चैनल पर आप आ सकते हो, यहाँ पर टेक वीडियोस डालता हूँ, डेली आपको एक नई चीज़ों के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको इस चैनल पर मिलता रहता हूँ, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो।